हेलो स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो भी हमने अपलोड कर दिए, आप उनको जाकर हमारी प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखें। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो यहाँ पर लिखा है कि समीकरण ये आपके मैट्रिक्स है दो इक्वल आपस में से ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम दी इक्वेशन कौन सी, ये वाले जो आप मैट्रिक्स के अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है, और आपको ये चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है, जब आपके दो मैट्रिक्स या आव्यूह इक्वल होते हैं तो उनके प्रत्येक जो एलिमेंट होता है वो भी आपस में बराबर होते हैं दोनों आपके मैट्रिक्स के। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पर। तो सॉल्यूशन में जो हमारे पास मैट्रिक्स है या फिर आव्यूह दिए हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले वाले का एलिमेंट है कि a माइनस बी है और 2a प्लस का c है, 2a a माइनस बी एंड 3c प्लस d। तो ये इक्वल है आपके दूसरे मैट्रिक्स के, उसके जो मैट्रिक्स के एलिमेंट है -5 है एंड 5 और सॉरी -1 एंड 5 0 और 13। ठीक है, ये एलिमेंट हो गया आपके। और आपको यहाँ पर ये वही चीज़ ध्यान रखने की प्रॉपर्टी, अगर आपके दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके प्रत्येक के जो एलिमेंट होंगे वो दूसरे वाले मैट्रिक्स के या आव्यूह के क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो a माइनस बी है वो इक्वल किसके हैं, -1 के हैं। इसी तरह से 2a प्लस सी जो इक्वल है 5 के इक्वल है। इसी तरह से 2a माइनस बी इक्वल किसके है, 0 के हैं। और इसी तरह से हमारे पास जो लास्ट टर्म है कि 3c प्लस डी वो इक्वल हमारे 13 के। ठीक है, ये हमारे पास में कुछ रिलेशन बन चुके हैं। यहाँ पर मैं इक्वेशन नंबर 1 लेता हूँ, इसको 2, ये 3rd एंड ये 4th। ठीक है, अब मुझे यहाँ से ए बी सी और डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगी, ए की या बी की वैल्यू मिलेगी। वो कैसे मिलेगी, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट a माइनस बी इक्वल है कितना, -1 और थर्ड कितना है 2a माइनस का b इक्वल कितना है, 0। ठीक है, ये मेरे पास में दोनों इक्वेशन लिया है, ये मेरा कौन सा है, फर्स्ट एंड दिस इज थर्ड। ठीक है, अब मैं यहाँ सोल्व करता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पर कोई सी इक्वेशन को माइनस करता हूँ या दूसरी में से मैं फर्स्ट को माइनस करूँगा तो क्या होगा, जो अगर मैं इसमें माइनस करूँ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पर एक माइनस का रहेगा और एक प्लस का, तो p यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, जिससे आपको यहाँ पर a की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही ऑपरेशन लगाने वाला हूँ कि इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर हम इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन या समीकरण एक को माइनस कर रहे हैं, घटा रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं इक्वेशन को कि 2a माइनस बी इक्वल टू 0, थर्ड में से घटा रहे हैं। ठीक है, किसको, फर्स्ट को। तो फर्स्ट कौन सी है, a माइनस बी इक्वल कितना है, -1। तो जब आप माइनस कर रहे हो तो यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस। ठीक है, और माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस, और ये भी प्लस। ठीक है, अब देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये कैंसिल भी, ये 2a प्लस का, ये माइनस का b, तो कितना बचता है आपका, a बचता है। इट मीन्स आ गया आपका 1। तो अब यहाँ पर आपको a की वैल्यू मिल चुकी है। अब इस a की वैल्यू को आप इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए और कौन सी में, थर्ड में रख दीजिए, जिससे आपको यहाँ पर b और c की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं दोनों में एक साथ पुट करता हूँ। a की वैल्यू है सेकंड में, सेकंड मेरा क्या है कि 2a प्लस c है और इक्वल कितना है 5, और थर्ड मेरा है कि 2a माइनस बी इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर मैं a की वैल्यू रखता हूँ और इससे मुझे यहाँ पर c और b की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितना है 1, तो यानी कि 2 हो गया आपका, जब इसे मल्टीप्लाई करूँगा 1 के साथ में, और प्लस का c इक्वल आपका कितना है 5, या फिर c इक्वल टू 5 माइनस 2, और c की वैल्यू आपके पास में कितने आ गई, 3 आ गई। ठीक है, आपको कितने आ गई, 3 आ गई। इसी तरह से यहाँ पर a की वैल्यू रखेंगे 1, तो ये आपका 2 हो गया, माइनस का b इक्वल टू 0, या फिर b इक्वल टू कितना आ गया आपका, 2 आ गया। ठीक है, अब आपके पास में a की वैल्यू भी है, b की भी और c की भी। अब आपको चाहिए d की वैल्यू। ठीक है, d की वैल्यू आप कौन सी इक्वेशन निकाल सकते हो, लास्ट इक्वेशन से। ठीक है, तो ये क्या आपके पास में 3c प्लस डी इक्वल टू 13। तो यहाँ पर आपको वैल्यू किसकी चाहिए, डी की। तो डी की निकालने के लिए आपको यहाँ पर सी की वैल्यू जरूरी चाहिए। तो सी ने आपने ऑलरेडी निकाल लिया 3, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो हमारे पास में इक्वेशन है फोर्थ की 3c प्लस डी इक्वल टू 13 है, और सी की वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल 13, या फिर आप इसको लिखोगे 9 प्लस डी इक्वल टू 13। अगले स्टेप में आप इसको कर सकते हो कि d इक्वल टू 13 माइनस 9। तो इस तरह से आपके पास जो d की वैल्यू आ गई कितनी, 4 आ गई है। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख दीजिए कि d इक्वल कितना आ गया आपके पास, 4 आ गई है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया है कि a बराबर कोई मैट्रिक्स या फिर एक आव्यूह है
जो कि क्या है, एक वर्ग अवयव है। यदि यहाँ पर उसके कुछ ऑप्शन दिए हैं ये वाले कि m लेस देन n या m ग्रेटर देन n या फिर m इक्वल टू n या नन ऑफ दिस, इस चीज़ का मतलब है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हम इसको पढ़ सकते हैं क्या एक वर्ग अवयव है या एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर ये एक वर्ग अवयव है या स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इन चारों में से या फिर इन तीनों में से कौन सी बात सही है, क्योंकि आपको जो फोर्थ पार्ट है इनमें से आपको कोई सा भी नहीं हो सकता या फिर इन तीनों में से एक है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंडीशन बोली है कि आपको जो मैट्रिक्स है वर्ग अवयव है या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स है। आपको ये चीज़ पता है कि जो आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसके पास में आपका इक्वल नंबर ऑफ क्या होते हैं, कॉलम एंड रोज होते हैं। या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग अवयव तभी होगा अगर उस मैट्रिक्स या अवयव के अंदर हमारी रो बराबर होगी कॉलम के। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक चीज़ लिखेंगे सॉल्यूशन में कि चूंकि यह है एक वर्ग अवयव है या मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसमें रोज एंड कॉलम की संख्या बराबर होती है। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ रो इक्वल होगी आपके नंबर ऑफ रोज इक्वल होगी आपके नंबर ऑफ कॉलम्स के। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पंक्तियों की संख्या बराबर है आपके स्तंभों की संख्या के। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमारी शुरू में क्या लिखी जाती है, पंक्ति कितनी है मेरे पास में m, और लास्ट में हमारे होते हैं कॉलम, यहाँ पर लिखा है तो कॉलम कितना है मेरे पास में n, यानी कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब आप ऑप्शन में से उठाओ कि देखो कि m इक्वल टू कौन सा ऑप्शन है आपका, तो आप चेक करो 1 बाय 1, तो आपको तो सी ऑप्शन मिलता है कि m इक्वल टू mn। ठीक है, तो क्या आपका सी इक्वल टू सी ऑप्शन के अंदर क्या आपका m इक्वल टू n है, तो इसलिए आपको जो ऑप्शन सी वो क्या करेक्ट है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर लिखा है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान है। ठीक है, या फिर विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। ठीक है, आपके दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं और यहाँ पर आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपकी ऑप्शन है बताना कि कौन से पॉसिबल है या दोनों इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ सीखनी जरूरी है कि अगर आपके दो मैट्रिक्स या अवयव है अब आपस में क्या है, इक्वल है, समान है, बराबर है। ठीक है, तो उनके कॉरस्पॉन्डेंट जो भी एलिमेंट होते हैं दोनों मैट्रिक्स के वो भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं और सॉल्यूशन में वही प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे जो अभी मैंने आपको बताया है कि उनके जो एलिमेंट है कि वो भी इक्वल हो गए। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इनका रिलेशन निकालता हूँ कि ये 3x + 7 इक्वल किसको हो जाएगा, आपको हो जाएगा ये 0 के इक्वल, और इसी तरह से 5 इक्वल हो जाएगा आपका किसका, y - 2 से के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से y + 1 इक्वल हो जाएगा आपका 8 का, और जो लास्ट आपका 2 - 3x = 4। ठीक है, अब आपको यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है, तो देखो आप यहाँ से भी x और y की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से भी। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आने वाले पास 7, और यहाँ से भी कितने आएगी आपके पास में 7। ठीक है, तो ये हमारी जो दो वैल्यू है इस बात का ये प्रूफ दे रहा है कि अगर मैंने आपको जो बताया था कि उनके एलिमेंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, आप चाहो तो ये वाली वैल्यू रखो चाहे ये वाली रखो, तो यहाँ पर देखो y की वैल्यू क्या है, दोनों से 7 आई है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू 7 आई है इस बात को प्रूफ करता है उनके जो एलिमेंट होते हैं कोरस्पोंडेंट दो मैट्रिक्स के वो भी क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू ने ये बात भी प्रूफ कर दी है। अब हम y की हेल्प से जो 7 है यहाँ से उसकी x की वैल्यू निकालेंगे, y की हेल्प लेकर। ठीक है, तो y की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर या तो यहाँ पर रख दीजिए या फिर इसमें रखने की जरूरत नहीं है वैसे तो, क्योंकि यहाँ पर आपका जो ये y से क्या फ्री है, तो आप यहाँ से x की डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। देखो कितनी आ जाएगा, 3x = -7, या फिर x की वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी, -7/3। यहाँ से आपकी ये वैल्यू है, और इस वाले से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी कितना, 2/3। ठीक है, और माइनस का 2/3 आएगा, तो इस तरह से आपके पास में 2x की वैल्यू आ रही है जो कि क्या पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, पर y की वैल्यू क्या है, वो पॉसिबल है। बट इसी तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जो इस क्वेश्चन के x और y की वैल्यू निकालना फाइंड हम नहीं कर सकते, तो हम इसको बोल सकते हैं कि इसका जो b पार्ट है वो क्या है, वो सही है, यानी कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड, यानी कि उसको ज्ञात करना संभव नहीं है या ज्ञात किया नहीं जा सकता, क्योंकि एक टाइम पे x की दो वैल्यू क्या है, पॉसिबल नहीं है, x की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, या तो ये हो सकती है या फिर ये हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस दिए हुए सारणी के लिए x और y की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती या उनको ज्ञात करना संभव नहीं है, अतः इसका बी ऑप्शन नॉट पॉसिबल टू फाइंड या ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर लिखा है कि 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। ठीक है, या फिर द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपका एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कुछ जो एंट्री दी है दो तरीके से दी है, या तो आप 0 0 कर सकते हो या फिर 1 1 कर सकते हो। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि अगर 3/3 का मैट्रिक्स होता है कोई, तो उसके अंदर आपके जो पॉसिबल एलिमेंट है वो कितने हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, जैसे मैं लिखता हूँ, और उसके अंदर जो एलिमेंट है वो इस तरह से है कि A11 A12 A13 A21 A22 एंड A23, इसी तरह से लास्ट वन मेरी है 32 एंड 33। ठीक है, ये मेरा 3/3 का मैट्रिक्स है, और इसके अंदर जो मैक्सिमम जो मेरे पास एलिमेंट है वो कितने हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहा कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसके ऑर्डर कितना है 3/3 का, तो यहाँ पर उसकी एंट्री आपको 0 या 1 करनी है। ठीक है, तो आपके पास देखो यहाँ पर अगर एंट्री कर रहा हूँ मैं 0 की या 1 की, तो आपके पास यहाँ दो चॉइस है, या तो 0 लिखूंगा या 1। तो ऐसे ही यहाँ पर भी मैं 0 लिखूंगा या 1 लिखूंगा, तो इस तरह से जो मेरे पास में जो टोटल केस बन गए मैट्रिक्स की प्रविष्टि करने के, वो कितने हो गए 2⁹। 2⁹ क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आपके यहाँ पर 9 एलिमेंट है। ठीक है, तो 2⁹ जो होता है वो कितना होता है आपका 512 होता है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर आप 2⁹ लिख रहे हो, इट मीन्स 512, तो अवयवों की स्थिति या पोजीशन दिखाने के लिए बस मेरे पास में इतना चांस है या 512 स्थिति है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ अब कि जो मेरे पास में जो एक एलिमेंट को चयन या चूज करने के जो तरीके हैं मेरे पास में कितने हैं, वो 512 है या फिर 512 है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, कुछ नए कंसेप्ट के साथ में। तो तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करो और इस वीडियो को लाइक जरूर करो। थैंक यू स्टूडेंट।